हेलो एंड वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। आज हम अपने सेकेंड डे ऑफ प्रीलिम्स स्पेशल प्रोग्राम के साथ हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ पर्सनालिटीज। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है जब आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन एंड इन डेप्थ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर कवर करना है। आई होप आपने रेफरेंस किताबें पढ़ चुके हैं आप। आज मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा और कुछ कोशिश भी करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले किस तरीके से टॉपिक को कवर किया जाता है। पर्सनालिटीज के जो क्वेश्चंस है वो कहां से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और फिर कुछ पर्सनालिटीज को भी कवर करेंगे और उसी पर्सनालिटीज के कवरेज के साथ आपका कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948। एंड देखिए, यहां पर पर्सनालिटीज ही दे रखी हैं। सो एक्चुअल में बी कृष्ण पिल्लई, ईएमएस, ये ऑल दीज आर दी पर्सनालिटीज। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, नाउ इट वुड बी क्लियर टू यू। तो एक बार देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है यूपीएससी के अंदर। तो क्वेश्चन बी कृष्ण पिल्लई, जेपी नारायण, सीपी रामास्वामी, तो इसका मतलब यहां पर एक चीज की तो बहुत बड़ी श्योरिटी हो ही जाती है कि यूपीएससी आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, पर्सनालिटीज को इंक्लूड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पर्सनालिटीज को जानते हैं, पर्सनालिटीज को कवर करके चले जाते हैं, तो अराउंड 30 to 40% आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था एंड ये काफी टफ क्वेश्चन माना जा रहा था उस साल के लिए। ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। सो नाउ इस पॉइंट से भी आप समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी किस प्रकार से पर्सनालिटीज पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हैं और अरविंदो घोष के बारे में पढ़ते हैं, बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ते हैं या फिर मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं और मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी पता, तब भी आप थ्रू एलिमिनेशन आंसर निकाल सकते थे। सो पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का बेस्ड है, बट क्रोनोलॉजी को जानने के लिए भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज। तो यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि स्वामी दयानंद आर्य समाज को एस्टैब्लिश करते हैं, कब करते हैं, ईयर्स, तो ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। और वैसे ही स्वामी दयानंद के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तब अगर आप पर्सनालिटी को ढंग से कवर करते तो आपको ये वाला पॉइंट पता होता। सेम दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण उन्होंने लिखी, तो अगर आपको दीन बंधु मित्रा के बारे में आप अपने नोट्स बनाते या उनके बारे में पर्सनालिटी को कवर करते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाते हैं। सेम सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, अमिंद्रनाथ टैगोर, अगर आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। सेम देखिए, सर तेज बहादुर सप्रू, अब ये है मैच द फॉलोइंग पर्सन और उन्होंने कौन सी पोजीशन हेल्ड करी थी। सो सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया लिबरेट फेडरेशन के, और ये मैच दी फॉलोइंग है, केसी नियोगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अगेन यहां से भी पर्सनालिटीज पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर करीब 15 क्वेश्चन मैं मानता हूं या 12 क्वेश्चन अगर मॉडर्न में से आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस पर्सनालिटीज के ही बेस पर होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेन। और वो पर्सनालिटीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी वो पर्सनालिटीज वो होंगी जो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में कवर करते हैं, ऑब्वियसली नॉट, बट
कुछ पर्सनालिटीज ऐसी भी होंगी जो आप करंट अफेयर्स में कवर करते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आज हम लोग करीबन 3 या 4 पर्सनालिटीज को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशंस में आपको बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू द बुक देशोर कथा रिटन बाय शाखराम गणेश देशुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एक चीज को दर्शाते हैं कि पास्ट ईयर में पर्सनालिटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज प्रेम कुमार गुरबख्श सिंह इज रिमेंबर्ड एज। सो इफ यू रीड अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी, अब इंडियन नेशनल आर्मी को जब आप कवर करते हैं तो कहां पे कवर करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ कवर करते हैं। तो वहां पर अगर आप कवर करते हैं और आईएनए ट्रायल्स की बात करते हैं तो आराम से आप ये बात जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। Who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? तो now यहां पर बेथ्यून फीमेल स्कूल आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जब आप पढ़ते हैं या सरोजनी नायडू के बारे में जब आप क्लियरिटी से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जो पर्सनालिटीज हैं उनके चांसेस हाई रहते हैं। मान लीजिए 150th एनिवर्सरी हुई है गांधी जी को, या फिर 100 साल पूरे हुए हैं, या फिर किसी काम को 200 साल पूरे हुए हैं, ऐसी जो भी चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। लास्ट एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आया था, Who among the following is associated with songs from Pizran, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? Songs from prison. अब now अभी हम आज गांधी जी को भी कवर करेंगे, बिकॉज ऐसा मेरा मानना है गांधी जी से रिलेटेड यूपीएससी फेवरेट है। तो यूपीएससी का ना एक फेवरेट 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं जो गांधी जी से तो पूछते ही हैं। तो गांधी जी तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो देखेंगे इस बार भगत सिंह न्यूज में रहे, वैसे तो हर साल ही रहते हैं, बट भगत सिंह के बारे में, एचआरए के बारे में, एचएसआरए के बारे में कवर करेंगे, दादा भाई नारोजी के बारे में कवर करेंगे। सो गांधी जी इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पे आपको ये चीजें भी मिल जाएंगी। करते हैं स्टार्ट अपनी आज की इस क्लास के साथ। तो देखिए यहां पर बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है और पर्सनालिटीज मेरे को ज्यादा करानी है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको ये सारा कुछ लिखवाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है पॉइंट्स। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को बाद में देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट डिक्टेट यू द पॉइंट्स। और इस समय हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स को कुछ कवर किया जाए जो यूपीएससी पूछ सकता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी फ्रेम कैसे कर सकता है क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है और कौन कौन से पॉइंट्स को पूछ सकता है। तो आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ये आइडिया भी लग जाएगा कि पास्ट ईयर में किस प्रकार से यूपीएससी पूछता है, प्लस अलग पर्सनालिटीज, क्योंकि हम सारी पर्सनालिटीज कवर नहीं कर सकते। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर करीबन 35 से 40 पर्सनालिटीज होती हैं जो आपको कवर करनी होती है, 35 to 40। सो उतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि 35 to 40 पर्सनालिटीज कवर कर लें, बट हाँ जी आपके पास एक सैंपल आ जाएगा, आपको माइंडसेट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से यूपीएससी पूछता है और कौन कौन सी चीजों को हमें कवर भी करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के बारे में हमें पढ़ना है और देखते हैं यूपीएससी यहां से कौन से और किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। तो देखिए दादा भाई नारोजी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले एक वर्ड याद रखना है, दादा भाई नारोजी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने थे, काफी पुराने समय से ये आईएनसी के साथ जुड़े हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन माने जाते थे बाय एवरी विंग, बाय एवरी सेक्शन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो लोग जुड़े हुए थे वो सब इनकी इज्जत करते थे। तो ये बहुत ही माननीय थे और बहुत ही बुजुर्ग थे, और जब तक ये फ्रीडम स्ट्रगल में आए थे काफी पुराने समय से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई। सेकंड, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। नाउ ही इज ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। व्हाई?
सी एम्बेसडर कौन होता है? जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बाहर। अभी हम देखेंगे लंदन इंडियन सोसाइटी हो या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ये रहे हैं, और इन्होंने भारत के जो मुद्दे हैं लंदन में उठाए हैं। कैसे उठाए हैं? बिकॉज आप देखेंगे 1892 से लेके 1895 तक ही वॉज दी एमपी इन द लंदन हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। तो लंदन में जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है उसमें ही वॉज एमपी। तो याद रखिएगा, ही वॉज सेकंड एमपी फ्रॉम एशिया, नॉट फर्स्ट। तो देखो यूपीएससी यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा भाई ये फर्स्ट एशिया के एमपी हैं, देन द स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ओके, इफ they ask you regarding these statements, so आपको ये बात ध्यान रखनी है, he is not the first Asian, second Asian, but India से पहले ही थे, obviously he was the first MP who represented India into England। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और क्योंकि ये बाहर रहे हैं, बाहर हमारे भारत के मुद्दों को इन्होंने समय समय पर उठाया है, इसलिए ही हम इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात, इनका बर्थ कहां पे होता है? गुजरात, और ये पारसी कम्युनिटी के अंदर जन्म लेते हैं, पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और यहीं से आपको एक वर्ड लिंक करना है कि इनका जीवन में इन्होंने बहुत कुछ पारसी कम्युनिटी के रिफॉर्म्स में भी किया है। सो ही हैज डन लॉट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द पारसी कम्युनिटी। रहनुमाई महासदन सभा, अभी हम देखेंगे, रहनुमाई सभा इन्होंने बनाई, तो बहुत कुछ इन्होंने किया है। किसके लिए? कई सारे सोशल रिफॉर्म, सोशल अवेकनिंग, कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो पारसी कम्युनिटी में थी, जो उनको डिग्रेड कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वहां पर दादा भाई नारोजी ने he brought the reforms। तो reforms was such one thing that he came out with। next आप देखिए एल्फिंस्टोन कॉलेज। जब मैं आपसे बात करता हूं where is एल्फिंस्टोन कॉलेज, he studied from एल्फिंस्टोन कॉलेज, और आप देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स, lot of important leaders they studied from this Elphinstone college। this Elphinstone college is in Bombay। next 1885 to 1888, this was the time period when he became the member of the Legislative Council of Bombay। so he was also elected as member of Legislative Council। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है, these are the factual things, you must remember, you should remember all those things। आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं 3 times he became the president of INC। अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 times he became the president of INC, तो कब कब बने हैं? 1866, सॉरी 1886। तो स्टार्टिंग कहां पे होती है? फर्स्ट 1886, दैट इज द सेकेंड INC सेशन ऑफ द INC। तो दूसरा जो सेशन होता है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बिकॉज आपको एक चीज देखने को मिलेगी व्हेन यू हैव रेड मॉडर्न हिस्ट्री दैट इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम आउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड इट वाज एट द ऑल इंडिया लेवल। पहली बार ऐसा था, बिकॉज बिफोर आईएनसी देयर वर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपने पढ़े भी होंगे, राइट। 1886 it was for the first time, and second time he became in 1893। याद रखिएगा, in 1893 also he became president of INC। आप जानते हैं INC के प्रेसिडेंट every December there was used to be a session in the INC, और वही हो रहा है। और कब? 1906, very very important, in 1906 also he became the president of INC। now comes why in 1906, let us understand very quickly why 1906 was such an important date in the history। तो देखिए कहानी चल रही है 1905, 1906, 1907। now अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट वाज हैपनिंग इन 1905, आप एकदम से बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है, इट वाज द टाइम पीरियड, बिफोर दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन, एंड राइट, एंड कर्जन के द्वारा व्हाट केम आउट? बंगाल पार्टीशन। एम आई राइट गाइज? आर यू विद मी?
कमेंट सेक्शन में बोलते रहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, अगर कोई डाउट्स होते हैं आफ्टर द क्लास, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू मैसेज इट पर्सनली, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। वैसे अभी भी आपके डाउट सॉल्व हो रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। देर आर पीपल, देर आर फैकल्टीज सिटिंग, वो बोल रहे होंगे, वो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। बाकी अगर कोई और डाउट रह जाता है, आई विल ऑल्सो डू इट। आई एम जस्ट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, मैं इसी पर फोकस कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं बंगाल पार्टीशन की। यू गाइज नो वेरी वेल कि बंगाल पार्टीशन स्टार्ट हुआ था 1900, 1903 में ये बात बोल दी गई थी एंड 1905 तक आते आते द प्रोटेस्ट स्टार्टेड, करेक्ट। नाउ बंगाल पार्टीशन इन 1905, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा यू नीड टू रिलेट। सी 1885 टिल 1905 देयर वाज अ आईएनसी सेशन। 1885 से 1905 तक का जो समय रहा है, ये आईएनसी में बोला जाता है मॉडरेट फेज, यू नो वेरी वेल। और 1905 से लेकर के जो समय बोला जाता है करीबन करीबन 1916 तक, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट फेज। एंड बिकॉज 1916 के बाद का जो फेज होता है दैट इज नोन एज गांधीयन फेज ऑफ द हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं बात कर रहा हूं इस समय की मॉडरेट फेज का एंड हो रहा है, मतलब द मॉडरेट फेज इज डिक्लाइनिंग एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज इज इंक्रीजिंग। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है। और एक्सट्रीमिस्ट फेज को बताने वाले कौन हैं? एक्सट्रीमिस्ट फेज के लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तिलक, and the famous trio, you know, Lal Bal Pal. So Lal Bal Pal was, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो ही थे एक्सट्रीमिस्ट, बट yes they were the figures जो रिप्रेजेंट करते थे एक्सट्रीमिज्म को भारत के अंदर। तो अब देखिए, आप कंफ्लिक्ट थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। इफ यू गाइज इफ यू विल बी विद मी, आप ये बात समझ पाएंगे कि 1906 में क्यों बनाया गया। बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस, इंप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि 1906 में ही क्यों बनाया गया। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है 1906 में क्यों बनाया गया। अंडरस्टैंड करिए, 1905 बंगाल पार्टीशन का माहौल बन चुका है और आईएनसी का दिसंबर में सेशन होता है। देयर इज अ डिसंबर सेशन ऑफ द आईएनसी एंड इन द डिसंबर सेशन ऑफ द आईएनसी यू विल सी दैट हु इज द president, Gopal Krishna Gokhale. So Gokhale is the president in INC session of 1905 in December. तो दिसंबर में 1905 में गोखले प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अच्छा देखिए, प्रेसिडेंट बनते हैं और उसी समय एक्सट्रीमिस्ट फेज भी आगे बढ़ रहा होता है। मतलब तिलक और उनका जो ट्रायो है वो क्या चाहता है? ट्रायो ये चाहता है, वो ये बात समझ चुका है कि मॉडरेट की जो आइडियोलॉजी थी प्रेयर्स एंड पेटिशंस वाली, जिसमें फेयर एंड फेथ रखते थे वो ब्रिटिशर्स पर, वो फेल हो चुका है। तो ही वॉज वेरी मच क्लियर विद दिस अंडरस्टैंडिंग एंड तिलक चाहते थे पर्टिकुलरली कि जो बंगाल पार्टीशन पर हम लोग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या जो हम लोग एक्चुअल में प्रोटेस्ट चालू कर चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ना रहे, ऑल ओवर इंडिया तक जाए। वो सिर्फ सीमित ना रहे बंगाल तक ही। क्योंकि देखिए, व्हाट तिलक वांटेड, तिलक इज अ एक्सट्रीमिस्ट and his ideology is not based upon moderate ideology. Moderates प्लीज करना चाहते थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से फेयर प्ले से ही हम लोग ब्रिटिशर्स को एक तरीके से समझा सकें। बट वहां पर एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया कि इनके बीच में तिलक वर्सेस गोखले, देयर वाज अ वेरी बिग फाइट बिटवीन तिलक एंड गोखले। तो आपको देखने को मिलेगा गोखले क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये पास ही नहीं होने दिया। 1905 में पास नहीं हुआ। क्या पास नहीं हुआ? वो आईएनसी के अंदर रेजोल्यूशन जो ये बोलता है कि बंगाल के बाहर भी हम जाएंगे, बंगाल के बाहर जैसे महाराष्ट्र जाएंगे, पंजाब जाएंगे और वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। किसके खिलाफ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ काम करेंगे। ऑल इंडिया लेवल की एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मना कर दिया। आता है अगला साल 1906। एंड व्हाई 1906? बिकॉज इन 1906 जैसे ही
सेशन आने वाला होता है आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। एंड द आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर वाज, ऐसा पता चल गया था कि कांग्रेस निश्चित ही दो रूपों में या दो गुटों में बंटने ही वाली है। इट वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, और इसका मतलब आप ये बात समझ सकते हैं कि बहुत ही एकदम मतलब महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर लड़ाइयां चल रही थी, और ऐसा माना जा रहा था कि उस साल विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो जाएंगे। उसी स्प्लिट को रोकने के लिए 1906 में दादा भाई नारोजी को बनाया गया प्रेसिडेंट, क्योंकि दादा भाई नारोजी जब प्रेसिडेंट बनते हैं 1906 में, तो यू विल सी कहीं ना कहीं सब लोग उनकी इज्जत करते थे। तो बी इट एक्सट्रीमिस्ट दैट इज तिलक, बी इट गोखले, एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिम, दैट इज वाई स्प्लिट रुक गया। और 1906 के इसी सेशन में याद रखिएगा, स्वराज इन a resolution was passed। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वराज एज अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1906। जब प्रेसिडेंट कौन थे? ऑब्वियसली दादा भाई नारोजी। बट एक बात याद रखिएगा, तिलक को शांत कराने के लिए दादा भाई नारोजी ने स्वराज पास तो कर दिया, बट कुछ समय बाद गोखले ने उसकी डेफिनेशन दी और बोला कि ये जो स्वराज है, ये स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, बिकॉज गोखले वाज अ मॉडरेट। तो उन्होंने कहा ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर किस चीज की बात कर रहा हूं? मेरे हिसाब से यहां पर डोमिनियन स्टेटस है, और डोमिनियन स्टेटस तो आप जानते ही हैं, डोमिनियन स्टेटस मींस छत्र छाया में रहेंगे ब्रिटिशर्स की। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हम खुद बना लेंगे, हम कैसे चलना चाहते हैं हम खुद को बता देंगे, बट हम रहेंगे छत्र छाया किसकी? ब्रिटिशर्स की। सो यहां पर तिलक को अगेन इट वाज अ सेटबैक, और 1906 में ये सेटबैक बहुत ज्यादा हुआ। फिर 1907 का तो आपको पता ही है, सूरत स्प्लिट, और वो बहुत ही निश्चित बन गया था सूरत स्प्लिट, इसलिए ही 1907 में ही हो गया सूरत स्प्लिट। 1906 में होना था, रुक गया दादा भाई नारोजी की वजह से। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, ही वॉज इन 1906। नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्रिटिक। देखिए, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द इकोनॉमिक क्रिटिक। इकोनॉमिक क्रिटिक आप ये भी जानते हैं कि ही वॉज दैट पर्सन जिन्होंने ये बताया कि ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मींस कि उन्होंने ये एक तरीके से जो हमारी वेल्थ है उसको लूटा है। किस प्रकार से लूटा है? इट मेड इंडिया सप्लायर of raw material or exporter of raw material and importer of finished goods। तो इन्होंने बोल दिया कि इंडिया फिनिश्ड गुड्स का क्या रहेगा? इंपोर्टर। और वो फिनिश्ड गुड्स कहां से आ रहे हैं? वो फिनिश्ड गुड्स एक्चुअल में इंग्लैंड से बन के आ रहे हैं। तो इट डिस्ट्रॉयड आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हमें लूटा। उसी को इकोनॉमिक क्रिटिक में बताया गया, उसी को दादा भाई नारोजी ने बताया कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स की सैलरी, वाइसरॉय की सैलरी, हर एक की सैलरी जो है वो यहां से निकलती है। इवन वॉर एक्सपेंसेस, कोई भी लड़ाई ब्रिटिशर बाहर लड़ता है, किसी भी प्रकार की ब्रिटिशर बाहर लड़ाई लड़ता है, दे टेक मनी फ्रॉम इंडिया। तो इट वॉज वॉर एक्सपेंसेस भी हमारे यहां से ही निकाले जाते हैं। सो हेंस इट वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ। बट ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कब दी गई थी? 1867, दैट इज 1867। 1867 में ये सबसे पहली बार बताई गई थी। बट इन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश करी थी, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में ये पब्लिश करी गई थी बुक। 1901 में फाइनली इन्होंने इस बुक के अंदर भी मेंशन किया था इकोनॉमिक क्रिटिक।
बट ये विचारधारा 1867 तक ही आ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे यूपीएससी पूछता है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम बताइए, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। सो वॉइस ऑफ इंडिया इज द इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट अगर मैंने आपको बताया है पारसी कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, दैट इज ही इज द फाउंडर ऑफ रहनुमाई सभा। सो रहनुमाई सभा के फाउंडर रह चुके हैं, बट इन्हीं के साथ रहनुमाई सभा के फाउंडर्स और कौन रह चुके हैं वो भी आप लिख लीजिए। जेबी वोचा, नारोजी फडनोजी, एसएस बंगाली। सो इस प्रकार से भी यूपीएससी पूछ सकता है कि और कौन कौन व्यक्ति थे जो रहनुमाई सभा से एसोसिएटेड थे। सो रहनुमाई सभा में ऑब्वियसली दादा भाई नारोजी तो है ही हैं, तो दादा भाई नारोजी हो गए, जेबी वोचा हो गए, नारोजी फडनोजी हो गए, एसएस बंगाली हो गए, दे ऑल वर एसोसिएटेड विद। चलिए, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर अगेन, फाउंडर ऑफ रहनुमाई सभा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1854, रस्त गोफ्तार। तो इन्होंने रस्त गोफ्तार मैगजीन निकाली। रस्त गोफ्तार क्या है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेलर, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रुथ टेलर। और ये जो ट्रुथ टेलर है ये क्या बताता है, रिफॉर्म्स इन द पारसी कम्युनिटी। तो ये किसके लिए निकाली गई थी, फॉर दी रिफॉर्म्स इन पारसी कम्युनिटी। ओके गाइस, आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए किस तरीके से पॉइंट्स यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट 1865 ही फॉर्म्ड लंदन इंडियन सोसाइटी। तो देखिए लंदन इंडियन सोसाइटी क्यों बनाई गई, लंदन इंडियन सोसाइटी इसलिए बनाई गई ताकि लंदन में लोगों को अवेयर किया जा सके, बताया जा सके, लंदन में रह करके ये बात बताई जा सके कि भारतीयों के प्रति क्या हो रहा है, भारत के साथ किस प्रकार से लूटा गया है। तो एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम को जनरेट करा जाता है, और दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अनदर लैंड। 1866 याद रखिएगा, the organization East India Association, there was another organization East India Association। इस organization ने East India Association ने सुपरसीड कर लिया था लंदन इंडियन सोसाइटी को। और आप जानते ही हैं East India Association was very instrumental, played a very instrumental role in the formation of Indian National Congress in 1885। खैर आगे बात करते हैं 1917, 1917। और 1917 ये वो समय है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। सो सी दैट वाज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपसे यूपीएससी पूछ लेता है 1861। 1861 क्या है, ज़ोरोस्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप। So he also laid the foundation for the Zoroastrian Trust Fund of Europe। कहां पर, यूनाइटेड किंगडम, यूके में बनाया था उन्होंने ये। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए 1874, 1874 he was also PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा। ओके, प्राइम मिनिस्टर आज वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उस समय एक अलग पोस्ट होती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जब व्हेन यू कवर इट होलिस्टिकली वन टॉपिक, इफ यू कवर इट होलिस्टिकली, सो देन यूपीएससी डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, कहां से ही पूछेंगे। सो इवन इफ दिस सम आस्क यू सम अनदर फैक्ट फ्रॉम द वेरी हाई टेक्स्ट बुक, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं थ्रू एलिमिनेशन, यू कैन डू इट। सो डू नॉट बी वरी, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो भी पर्सनालिटीज हैं हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों को कवर करना है, भगत सिंह। ओके, भगत सिंह के स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज सबसे पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन was formed in 1924। So it was in the year 1924 जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया।
और एक चीज और याद रखनी है, इसी का नाम HSRA रख दिया गया, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन 1928 बाय भगत सिंह। सो व्हेन इट वाज भगत सिंह, जब भगत सिंह इसी को आगे करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या क्रोनोलॉजी रहती है, क्या क्या चीजें यूपीएससी पूछ सकता है, बट व्हेन भगत सिंह विल बी हियर तो HSRA हो जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको एक चीज समझनी है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हाउ डज इट वाज वर्किंग, किस प्रकार से उनका काम होता था और वो क्या करना चाहते थे और वो क्यों ही बने। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा बट आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। 1905 का समय है, याद करिए 1906। अभी हम लोगों ने देखा दादा भाई नारोजी, और नारोजी के वजह से सूरत जो एक्चुअल में जो स्प्लिट था वो रुक गया आईएनसी के अंदर। बट 1907, ओके गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अभी फटाफट से 1907 में हु वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट। 1905 इट वाज गोखले, 1906 इट वाज दादा भाई नारोजी। याद करिएगा 1907 में कौन है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट से 1907 में कौन है। खैर 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, और 1909 में आपको पता है मॉर्ले मिंटो, एंड आई होप आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आपने कवर किया होगा तब यू नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, दैट इज एक प्रकार से सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, नॉट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर ली गई, तो आप देखो यहां पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी किसी भी तरीके से डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था, एक्सट्रीमिज्म को हटा दिया। एक्सट्रीमिज्म को कैसे हटा दिया, क्योंकि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल सबको अलग अलग जगह भेज दिया, जेल में भेज दिया, किसी को कहीं बंद कर दिया, किसी को अलग तरीके से अलग अलग पैमानों पर रोक दिया गया। मॉडरेट्स को खुश करने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ले आए, और इनको मुस्लिम से अलग करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लिया है। तो एक तरीके से डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छे से कर चुका था। तो एक्सट्रीमिस्ट या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट के बाद रेवोल्यूशनरी फेज निकला वो बंद हो चुका था करीबन करीबन गदर पार्टी के डिसॉल्व होने के बाद। तो गदर पार्टी जब एंड हुई आपको पता ही है, गदर पार्टी खत्म होते होते ये भी फेज खत्म हो चुका था। तो 1916 या 17 तक आते आते जो हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी फेज चल रहा था वो बिल्कुल डिक्लाइन मात्रा में आ गया था। बट अगेन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वापस से हमारे यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी फेज आया। तो वो क्या हुआ, तो देखिए अभी हम लोग गांधी जी पढ़ेंगे तब हम लोग एक चीज देखेंगे, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्थापना हो जाती है। मतलब इन द कोलकाता सेशन ऑफ द आईएनसी 1920 में 2 सेशन होंगे, नागपुर का भी होगा, कोलकाता का भी होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोलकाता सेशन ऑफ द आईएनसी जिसमें लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट रहते हैं, तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया बाय दी गांधी जी। तो गांधी जी अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एस्टैब्लिशमेंट रख देते हैं, नींव रख देते हैं, ये कब तक चलता है, 1922। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा 1922 में ऐसा क्या हुआ, 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट, दैट इज एक तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई, वो आप इंसिडेंट जानते हैं। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, बस मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं, चौरी चौरा इंसिडेंट नहीं बताना चाहता, बट वहां पर क्या हुआ उसकी वजह से, व्हाट वर द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट particular stopping of NCM, that there was a division amongst the party। तो आईएनसी के अंदर ही लोग अलग अलग भावना रखने लग गए। कुछ लोग क्या बोलने लग गए, कुछ लोग बोलने लग गए वी विल बी नो चेंजर्स, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। सच लाइक नो चेंजर्स में कौन कौन थे, फॉर एग्जाम्पल नो चेंजर्स में मैं बोलूंगा इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल वॉज अमंगस्ट नेहरू जी प्लस गांधी जी ऑब्वियसली। बट देयर वर सर्टेन पीपल जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स मींस फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, उन्होंने काफी
ज्यादा भरोसा रखा था, किस पर, गांधी जी पर। तो ऐसा उनका मानना था प्रो चेंजर्स का कि जब 1920 में गांधी जी ने बोला था कि नॉन कॉपरेशन करो, तो कई सारे लोगों ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी, कई बच्चों ने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ दिए, कई लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया, कहीं ना कहीं हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सारा कुछ किया था। तो उनका मानना यह था कि गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की सजा पूरी मूवमेंट को नहीं देनी चाहिए थी। सो दिस वाज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट गिवन। तभी आप देखेंगे ब्लंडर भी बोला गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कैलामिटी भी बोला, तो अलग अलग शब्द दिए गए। बट द पॉइंट इज प्रो चेंजर्स चाहते थे कि चेंज किया जाए सिस्टम को, एंड दे वांटेड टू चेंज द सिस्टम बाय गोइंग इनटू द सिस्टम। तो आईएनसी के अंदर वो इलेक्शंस लड़कर के ये काम करना चाहते थे। बट एक और सेक्शन आया, एंड दैट सेक्शन केम आउट टू बी रेवोल्यूशनरी। तो देखो कहीं ना कुछ लोग हर्ट हुए थे, किससे, गांधी जी से। तो ऐसा माना जा रहा था कि गांधी जी की जो मूवमेंट स्टॉप करा गया उससे कई लोगों को प्रॉब्लम हुई। ऐसा लगा लोगों को कि गांधी जी ने धोखा दे दिया, और उनको लगा कि अब अगर हमें ब्रिटिशर्स को लड़ना है या ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करना है, सो वी नीड सम रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, दैट इज अगर वो हमें मारते हैं तो हमें भी मारना ही पड़ेगा। एंड हेंस इन 1924, तभी आप देखिए 1924 में बना एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बाय राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये बनाया गया 1924 में ही। क्यों बनाया गया, अब आपको बात क्लैरिटी आ रही होगी। 1923 वाला या 1922 वाला जो इवेंट्स हैं वो सब कुछ इससे ही रिलेटेड हैं। एनसीएम के रुकने की वजह से ही ऐसा हुआ है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स करेंगे हम। इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने आप से कुछ हीरोइक एक्ट्स करते रहेंगे, एक एक इंसान को मारेंगे और दहशत का माहौल फैलाएंगे। इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स इसे ही कहते हैं। तो इनका मानना था कि पूरे के पूरे सिस्टम को तो हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, बेटर क्या है किसी एक व्यक्ति के दिल में दहशत पैदा कर दो, डर पैदा कर दो, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को डर हो जाएगा, और ब्रिटिशर्स को डर हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे यहां से। सो दे बिलीव्ड इन हीरोइक एक्ट्स, इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स, एंड 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही एचआरए का फॉर्मेशन बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट। तो देखो आईएनसी स्प्लिट, नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स एंड रेवोल्यूशनरीज, हेंस राम प्रसाद बिस्मिल क्रिएटेड। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगेन जो नेक्स्ट सवाल आपसे यूपीएससी पूछ सकता है वो पूछ सकता है कौन कौन से व्यक्ति हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ रहे जुड़े हुए। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं देख लीजिए एक बार। राम प्रसाद बिस्मिल ऑब्वियसली, एस.एन. सान्याल, जे.सी. चैटर्जी, अशफाकुल्ला खान, ये सभी वो व्यक्ति हैं जो एक्चुअल में इसके साथ रहे। सो यूपीएससी आपसे बोल सकता है बताइए भाई मैच द फॉलोइंग, या फिर बोल सकता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और बोले विच ऑफ द फॉलोइंग और द मेंबर्स या एसोसिएटेड विद, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता आया है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए ब्रांचेस कहां कहां रही हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो एक बार देख लीजिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की ब्रांचेस आगरा, इलाहाबाद, बनारस, सहारनपुर, लखनऊ एंड कानपुर। ये वो जगह हैं जहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की ब्रांचेस रही हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है वेयर वर द बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दो जगह लगी थी, और वहीं पर अभी हम देखेंगे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर इन लोगों ने बॉम्बिंग की थी तो उसके बाद वॉइसरॉय का कहना था कि हर जगह छापा मारो, और छापे में दो जगह से इनके पास बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाई गई थी जहां पर ये बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी बना रहे थे। बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दो जगह थी, पहली थी कोलकाता, ये तो मेन हेडक्वार्टर्स ही था इनका, गढ़ था, और सेकंड थी झारखंड। तो दो जगह इनके पास बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है क्या भाई बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, बिल्कुल थी, और कहां पर थी ये जगह भी आपको दिख गई है। नेक्स्ट, एचआरए का कोट क्या था, देखिए एचआरए का कोट भी था। एचआरए का कोट का मतलब, एचआरए
किस नाम से प्रसिद्ध रहा या फिर वो क्या कोट देकर के जाता था? तो देखो HRA एक्चुअल में क्या करता था? HRA पर्टिकुलरली द रेवोल्यूशनरी, जैसे ये क्या करते थे? पर्टिकुलरली ये लोग रॉबरी करते थे। रॉबरी मतलब ये वेल्दी इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जस्ट लाइक रॉबिनहुड। हाँ, तो रॉबिनहुड की तरह ये क्या करते थे? हेल्दी इंडिविजुअल्स, लैंडलॉर्ड्स या वेल्दी इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत रिच हैं, जो करप्शन का पैसा रखते हैं, गलत इंडिविजुअल्स हैं, है ना, टैक्सेशन को बहुत ज्यादा वो करते हैं, उन लोगों का पर्टिकुलरली ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो उनका पैसा लेते थे और फिर एक वहां पर पैम्फलेट छोड़ के जाते थे और उस पैम्फलेट में लिख के रखते थे द रेवोल्यूशनरी। अब देखो यूपीएससी सिंपली आपसे एक पूछ सकता है ना सवाल, द रेवोल्यूशनरी किसके द्वारा है, और वहां पर बोल दे तो इट इज रिलेटेड टू हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी या फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी। 8 अगस्त 1925 को इन लोगों ने, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, SN सान्याल, इन सब ने मिलकर के एक प्लान बनाया। देखिए प्लान क्या बनाया? बिकॉज दे वांटेड लॉट ऑफ मनी, सो इफ दे वांट लॉट ऑफ मनी सो दे वर आस्किंग फॉर ट्रेजरी। तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे उनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी। सो देयर वाज वन ट्रेन। अब वो ट्रेन किसकी थी? वो ब्रिटिशर्स की ट्रेन थी। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की ट्रेन को हम लोग लूट लें, और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के नाम से ये वाला इवेंट जाना जाता है। सो 8 अगस्त 1925 को आप देखोगे ये इन्होंने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी करी, बट अगेन इट वाज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, दैट इज ढंग से नहीं कर पाए। और ढंग से क्या नहीं कर पाए? अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग कर दिया गया और बाकी सभी मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां से HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का डिक्लाइन होता है फिर उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद आप देखेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे लोगों की एंट्री होती है। सो व्हाट हैपेंड? दे वर द स्टूडेंट्स। तो आप देखोगे एक्चुअल में ये लोग लाहौर में, पंजाब में, ये स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बहुत छोटी उम्र में थे उस समय। एंड कहीं ना कहीं ये लोग देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट दे वर नॉट गेटिंग एनी वे आउट, एंड इट वाज देन their principal or their teacher might be whosoever is the person, he guided them and asked them to join Hindustan Republican Association because it was the only organization that was doing this kind of activities. So they tried to mold Bhagat Singh. The principal or the teacher tried to mold the Bhagat Singh and they wanted Bhagat Singh to enter into HRA so that he can utilize his energy, and it was then he entered into HRA. अब देखिए यहां पर एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा, एक बार हम दोबारा पीछे जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, SN सान्याल, JC चैटर्जी, अशफाकुल्ला खान के साथ एक और व्यक्ति थे, यहां पे मैं आपको बताना भूल गया, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद भी HRA के काफी पुराने मेंबर रहे हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ही काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई उसमें एक्चुअल में ओनली पर्सन हु वाज एबल टू रन आउट, जो बच गए थे और पुलिस में नहीं पकड़ पाए, जेल में नहीं आ पाए, वो थे सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। सो इट वाज देन भगत सिंह एंड सुखदेव मेट चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद के साथ दे स्टार्टेड अगेन एंड रिवाइव्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन HRA। अब देखिए यहां पर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस HRA का नाम 1928 में HSRA कर दिया गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दैट इट वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट क्यों ऐड करा गया? बिकॉज भगत सिंह वाज इंस्पायर्ड। सो भगत सिंह के कहने पर HRA को सोशलिस्ट एक एंगल दिया गया और इन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को एक तरीके से मुक्त कराएं, इट इज आवर ड्यूटी। और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1928 साइमन कमीशन आता है भारत में,
ओके अब आपसे सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी के द्वारा व्हाई साइमन कमीशन एंड व्हाट वाज साइमन कमीशन। सो यू गाइस नो वेरी वेल मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, 1919 में जो मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, इन दैट देयर वाज वन प्रोविजन एंड दैट वन प्रोविजन वाज कि आफ्टर 10 इयर्स दैट इज इन 1929 देयर विल बी अ ऑर्गेनाइजेशन या एक कमिटी को एस्टैब्लिश करा जाएगा जो ये बताएगा कि 1919 का एक्ट कैसा रहा। तो उसको बताने के लिए 1929 में एक कमिटी का गठन करेंगे। बट व्हाट हैपेंड, 2 साल पहले ही उस कमिटी का गठन कर लिया गया, दैट इज इन 1927 ओनली साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके अब मैं आपसे बोल रहा हूं 1928 साइमन कमीशन और यहां पे मैंने बोला है 1927 साइमन कमीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज यहां पर आपसे यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा साइमन कमीशन एस्टैब्लिश कब हुई। साइमन कमीशन एस्टैब्लिश तो 1927 में ही हुई, बट एक्चुअल में साइमन कमीशन भारत कब आई? साइमन कमीशन भारत 1928 में आई। सो इट वॉज कि साइमन कमीशन जब भारत आ रही थी तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पर प्रोटेस्ट चल रहे थे भारत में, एंड लोग काले झंडे दिखा रहे थे। और काले झंडे क्यों दिखा रहे थे? एक तरीके से लोग परेशान हो चुके थे इस बात से। किस बात से परेशान हो चुके थे? कि जब साइमन कमीशन बना और जब मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड में यह प्रोविजन दिया गया था कि 10 साल बाद बनेगा, और 10 साल बाद जब बनेगा 1929 में, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर आपको याद है कि मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ही एक बात बोली गई थी, if you guys remember, progressive realization of the, so progressively हम लोग responsible government की realization करेंगे। so progressive realization of responsible government it means कहीं ना कहीं से एक तरीके से भारतीयों को responsibility सौंपी जाएगी। so people were very much into that कि शायद ब्रिटिशर्स हमें रखेंगे। 1927 साइमन कमीशन किसी ने बुलाया ही नहीं भारतीयों को। इस बात पर भारतीय चिढ़ गए। इस बार पर भारतीयों ने बोला कि आप 1935 वाला एक्ट याद करो। तो 1935 में जो एक्ट आने वाला था उसकी बुनियाद 1927 का एक्चुअल में साइमन कमीशन रखने वाला था, और वो रखा भी। साइमन कमीशन ने अपने व्हाइट पेपर्स एस्टैब्लिश करे, व्हाइट पेपर्स इशू करे, तो उस समय रखने वाला था। बट हुआ क्या? पूरी की पूरी कहानी बदल दी इन लोगों ने। तो कोई भारतीय इंडियन was not present in Simon Commission and hence there were a lot of protest in India। और भारत के अंदर प्रोटेस्ट तो हो ही रहा था, ऐसे ही पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला जी जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स उस समय के जो लाला लाजपत राय को सपोर्ट कर रहे थे। So they were supporting लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय को सपोर्ट कर रहे थे बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, जतिन दास। ओके सो बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और ये और जितने भी ये सब व्यक्ति हैं, ये वहीं पर लाला लाजपत राय के साथ लगे पड़े थे। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। और वो हिस्ट्री को क्या बदल दिया? देयर वाज वन पर्सन नोन एज स्कॉट, और उस स्कॉट ने क्या किया? लाठी चार्ज का बोल दिया। तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे ही लाठी चार्ज के बारे में उन्होंने बोला तो उसकी बैटन की वजह से लाठी चार्ज जब हुई, लाठी लगी लाला जी के सर पर, जिसकी वजह से नवंबर में उनकी मृत्यु हो गई। सो गाइज यहां पर सारी चीजें बदल गई। कैसे बदल गई? लाला जी का बोला जाता है, उन्होंने बोला था इट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिशर्स डेथ। तो दिस विल बी द लास्ट नेल, मींस जो उन्होंने ये काम किया है ये एक्चुअल में आखिरी कील है। इसके बाद उनका कॉफिन पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो वो तैयार हो भी चुका था बिकॉज ये व्यक्तियों को जो लाला जी को बहुत मानते थे, अब वो बदले की आग उनके अंदर आ चुकी थी। एंड हेंस यहां से आप देखेंगे कि एक अलग मोड़ आता है, और फिर उसके बाद आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दैट इज सॉन्डर्स केस। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ है गाइस, ये आप पढ़ चुके हैं। कोशिश करना चाहते थे स्कॉट को मारने की, और गलती से सॉन्डर्स मर गया।
और इस इवेंट में चंदन वर्मा थे या चंदन जो कांस्टेबल थे उनको भी मार दिया गया बाय चंद्रशेखर आजाद इन कवर फायरिंग। सो एक तरीके से उसके बाद ये लोग भागते फिरे, अलग अलग जगह छुपे, है ना। एंड देन कुछ समय बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बॉम्बिंग की। दिस वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। बॉम्बिंग क्यों की थी? दो बिल की वजह से, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या बोलता था कि मैं लोगों को यूनियन नहीं बनाने दूंगा। दैट इज ब्रिटिशर्स ने बोला था यूनियन ऑफ लेबर्स शुड नॉट बी क्रिएटेड, इट रेगुलेटेड यूनियन ऑफ लेबर्स। उससे क्या होगा, देखो यूनियन बनने से आवाज बुलंद होती है और ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते कि भारतीयों की आवाज बुलंद हो। पब्लिक सेफ्टी बिल बोलता था कि विदाउट ट्रायल्स किसी को भी उठा लो, किसी को भी जेल में डाल दो। सो ऑल दीज, भगत सिंह को ये बात पता थी, वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी हाईली इंटेलेक्ट वाले पर्सन थे, तो उन्हें ये बात पता थी कि ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है। कहीं ना कहीं भारत सरकार या जो ब्रिटिश सरकार है एक्चुअल में ये चाहती है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएं। इसलिए उन्होंने बोला कि टू मेक द डेफ हेयर, कहीं ना कहीं ये बहरे हो चुके हैं, टू मेक द डेफ हेयर वी नीड टू मेक अ नॉइस। और वो नॉइस कैसे बनाई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग करके। तो इन्होंने बॉम्बिंग, आपको पता भी होगा, आप पढ़ भी चुके होंगे, इन्होंने बॉम्ब भी वहां गिरा था जहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। इवन बॉम्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आवाज का ही प्रोविजन था, बल्कि जो एक्चुअल में बॉम्ब के अंदर सबसे खतरनाक चीज होती है वो जो एलिमेंट है वो उन्होंने डाला ही नहीं था। तो डिस्ट्रक्शन नाम की तो चीज ही नहीं थी। एंड इवन देन दे सेल्फ सरेंडर्ड। क्यों ऐसा किया उन्होंने? बिकॉज उनके माइंड में एक चीज थी। एंड उनके माइंड में एक चीज क्या थी? उनके माइंड में एक चीज बहुत पहले से क्लियर हो चुकी थी कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भेजा जाए जेल के अंदर। ये जेल के अंदर जाएंगे, जेल के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे? अपना केस लड़ेंगे। जब अपना केस लड़ेंगे तो एक्चुअल में फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी। बिकॉज एक बात याद रखना, उस समय हो क्या रहा था, एचएसआरए को हर व्यक्ति गलत भावना से देख रहा था। दैट इज, एचएसआरए को जो व्यक्ति है वो किस भावना से देख रहा था कि शायद ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस इमेज को क्लियर करने के लिए भगत सिंह को लगा कि हमें न्यूज तक जाना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, अखबार तक जाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करिए, केस लड़िए। केस लड़ेंगे तो कोर्ट में जो भी बोलेंगे, वॉट एवर यू विल स्पीक इन द कोर्ट, एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड बाय द मीडिया एंड यू कैन यूटिलाइज द फ्री पब्लिसिटी एंड यू कैन टेल वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर इज योर थिंकिंग to the entire nation. And that was the whole plan. And then he and Batukeshwar Dutt, they both entered into the jail. So in April 1929 they bombed Central Legislative Assembly and they went into the jail, Mianwala jail, ठीक है, मियान वाला जेल ही वेंट इनटू। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वहां पर स्टार्ट होता है एक अलग गाथा या फिर एक अलग एरा ऑफ भगत सिंह। तो वहां पर जाते हैं और इट इज द हाईली मोटिवेटिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो, और आपके लिए भी रहती होगी, प्रिजन हंगर स्ट्राइक। सो वहां पर वो जाते हैं एंड ही सॉ द डिस्क्रिमिनेशन। सो ही सॉ कि जो खाने की बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक एपेटाइट हैं, बेसिक सर्विसेज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सब अवेलेबल नहीं है। गलत खाना दिया जाता है प्रिजनर्स को, अच्छे से टेक केयर नहीं करा जाता है। तो बेसिक एमिनिटीज, दैट इज राइट टू लाइफ, वहां पर वायलेट होता है। तो वहां पर उन्होंने वही चीज बोली, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं प्रिजनर्स के भी राइट्स होने चाहिए। एंड इट वाज सच अ मोटिवेटिंग थिंग कि उस समय भी उन्होंने प्रिजनर्स के राइट की बात करी। तो इन्होंने अंदर से, जेल के अंदर से अपनी बातों को उठाया और क्या स्टार्ट किया? हंगर स्ट्राइक। एंड शायद आप चौंक जाए ये बात सुनकर, आप आश्चर्य करें कि कितने दिन ये हंगर स्ट्राइक चला। सो एक्चुअली बहुत दिन ये अंदर हंगर स्ट्राइक चला, करीबन 116 दिन हंगर स्ट्राइक चला। इट वॉज अ बिगेस्ट इवेंट, 116 डेज इज अ वेरी बिग इवेंट। सो 116 दिन आपको देखने को मिलेगा हंगर स्ट्राइक चला। और अराउंड 64 डेज बाद जतिन दास की भी मृत्यु हो गई थी। सो 116 दिन बहुत होते हैं।
और इस बीच तक क्या हुआ था, जब बॉम्बे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था तो झारखंड और कोलकाता में जहां पे बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उन पर भी रेड मार दी गई थी और इनके सारे साथियों को अंदर डाल दिया गया था जेल में। और सारे साथी यही थे। फिर आपको पता ही है कि इनको कहीं ना कहीं एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके खिलाफ प्रूफ्स नहीं थे, बट इनके कुछ खुद के ही लोग इनके अगेंस्ट हो गए और उसके बाद देयर वाज नो अदर थिंग, फिर फाइनली अल्टीमेटली इनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह, सो दे वर बीइंग हैंग्ड एंड सिंस देन डिक्लाइन ऑफ HSRA। तो वो शहीद हुए भारत के लिए और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिक्लाइन हो जाता है HSRA का, क्योंकि वो ही मेन प्रोमिनेंट फिगर्स थे। ऐसा बोला जाता है, आज तक बोला जाता है कि गांधी जी के लेवल पर अगर किसी को पॉपुलैरिटी कम उम्र में कम समय में मिली है तो इट वाज भगत सिंह। तो भगत सिंह कितने पॉपुलर हो चुके थे शायद लोगों को नहीं पता था। भगत सिंह एक रहे, दूसरे गांधी जी रहे और तीसरे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को भी ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल प्यार मिला था। नेक्स्ट, कुछ दिनों बाद आजाद भी, चंद्रशेखर आजाद भी खुद को गोली मार लेते हैं। कहते हैं, ये तो बात आपको पता ही है कि उनकी गोली से अच्छी मेरी हिंदुस्तानी गोली, तो उससे मर जाते हैं। तो यहां पर HSRA खत्म हो जाता है, बट यूपीएससी का टॉपिक खत्म नहीं होता है। भगत सिंह किन किन लोगों से इंस्पायर्ड थे, ऐसा यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। करतार सिंह सपा। अब ये करतार सिंह सपा कौन है, तो लिख लीजिए गदर पार्टी। सो इस प्रकार से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा करतार सिंह सपा। और किससे थे, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, ट्रॉट्स्की फ्रॉम रशिया। तो इन सभी लोगों से इंस्पायर्ड रहे हैं कौन, भगत सिंह। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे अभी आपने देखा था गैरिबाल्डी, मजीनी, he wrote autobiographies, ऐसा बोलते हैं he was inspired by these people, so it is they are talking about भगत सिंह। लास्ट डे तक ऐसा माना जाता है जब उनको फांसी दी जा रही थी, आखिरी दिन तक उन्होंने एक किताब पढ़ी और उस किताब को बोलते हैं रेमिनेंस। तो रेमिनेंस, तो एक्चुअल में इन्होंने वो किताब पढ़ी अंत तक। ओके, नेक्स्ट, ही रोट अ एसे। ही रोट अ एसे। अब उन्होंने एक ऐसे लिखा था, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। सो व्हाई आई एम एन एथीस्ट, यूपीएससी कैन सिंपली आस्क यू व्हाई आई एम एन एथीस्ट वाज रिटन बाय, 4 ऑप्शन दे दे तो इट वाज भगत सिंह। ओके, सो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए जो जो डाउट्स हैं। ऑब्वियसली आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा, सो अगेन मैं क्लास के बाद, ये सेशन लाइव सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर इसको डाउट्स को ले लूंगा। ठीक है, चलिए थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ चलते हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास काफी कम है, तो टाइम की ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको ऐसी सीरीज और चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ऐसी सीरीज को और लाएंगे। बट आज की डेट में हमारे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, इसलिए हम सारी पर्सनालिटीज नहीं करवा सकते हैं। बट अगर आप ऐसी कुछ सीरीज चाहते हैं जिसमें सारी पर्सनालिटीज एक एक करके कवर्ड हो, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चाहिए तो हम लोग लेकर जरूर आएंगे, जिसमें करीबन 35 से 40 पर्सनालिटीज कवर्ड होंगी। एंशियंट इंडिया की भी कवर्ड करेंगे, मिडिएवल इंडिया की भी कवर्ड करेंगे, मॉडर्न की भी कवर्ड करेंगे। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा गाइस देखो, गांधी जी के बारे में आप कहीं से भी जो भी पढ़ रहे हैं वो अलग है। यहां पर मैंने अपने नोट्स निकाले हैं, खुद ढूंढा है चीजों को और वो लिखा है।
मैं चाहता हूं कि आप इसको इसी प्रकार से देखें एक बार, क्योंकि देखिए यूपीएससी गांधी जी से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से आराम से निकल जाएंगे। आपको पता रहेगा कब गांधी जी भारत आए, भारत से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, कौन कौन से अवार्ड मिले। अब मैं आपसे बोलूंगा कि जलियांवाला बाग हुआ और जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने अवार्ड्स रख दिए, दे दिए। अब वो अवार्ड्स दे दिए तो कौन से अवार्ड्स दे दिए, जुलू वाला अवार्ड दिया या बोर अवार्ड दिया या फिर केसरी हिंद का टाइटल दिया, तो ये कब मिला, कैसे मिला, ये सारी चीजें समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म। तो गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को, सबको पता है। नेक्स्ट 1876 से 1883, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही टाइमलाइन निकाली है, बाकी सब आपको नहीं पता होना चाहिए, बट 1876 से 1883 ही स्टार्टेड विद हिज एजुकेशन। अपनी एजुकेशन पर फोकस करते हैं इस टाइम पीरियड में। एटीन 1883 he marries कस्तूरबा बाई। he marries कस्तूरबा बाई। सो अब आते हैं 1888, इंग्लैंड जाते हैं पहली बार। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज, किसकी, लॉ। तो लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंचते हैं। 1889 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1889 में ही रेड गीता फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गीता को पढ़ते हैं। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कौन सी किताब कब पढ़ते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी बताइए। पहली बार गीता को पढ़ते हैं 1892, प्रैक्टिस्ड इन बॉम्बे हाई कोर्ट। दिस इज बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं। 1893 साउथ अफ्रीका जाते हैं और यहीं से कहानी की पूरी शुरुआत होती है। तो 1893 में ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्यों जाते हैं, कुछ लीगल वर्क से रिलेटेड जाते हैं, एक केस लड़ने जाते हैं वहां पर। बट जब वहां पर पहुंचते हैं तो पहली बार में ही उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, देखने को मिलता है, उनके ऊपर बीतती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स और उनको पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यहीं सर आप देखेंगे वो सब, उनकी लाइफ बदल जाती है। यहीं पर आप देखेंगे कि उनका जीवन बदल जाता है और वो जीवन को भी बदल देते हैं। सो आगे देखिए 1894, वेरी इंपॉर्टेंट, नेटल इंडियन कांग्रेस। देखो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, याद रखना, ए नेटल इंडियन कांग्रेस। और नेटल इंडियन कांग्रेस बना कहां, अफ्रीका। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूपीएससी आपसे पूछ लेता है बताओ भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, तो वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है, और किस लिए आया था उस पर भी आ सकता है। तो नेटल इंडियन कांग्रेस किस लिए बनाया गया था, इट वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट, किसके लिए, सी इट वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेस्ट, टू फाइट अगेंस्ट these practices of discrimination against religion, race, your racial discrimination. So that is why he brought out this organization. Next 1895 he released Indian franchisee issued by him. तो ये अफ्रीका के अंदर एक फ्रेंचाइजी निकालते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक, आप ऐसा समझ लीजिए एक पेपर या फिर एक बुकलेट टाइप। दिस इज इंडियन फ्रेंचाइजी दैट वाज इशूड बाय हिम, जिसके अंदर वो अवेयर करते हैं लोगों को किसके प्रति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसको फेस करने को मिलता है, बिकॉज एक बात सीखनी पड़ेगी, अफ्रीका वाज आल्सो अ कॉलोनी, साउथ अफ्रीका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, एंड देयर ब्रिटिशर्स इंडेंजर्ड लेबरर्स के रूप में कई सारे हिंदुस्तानी लोगों को या एशिया के लोगों को भेजते थे, उसमें हिंदुस्तानी भी थे, और जो भी इंडियंस वहां पर मौजूद थे उनको काले और गोरे के रूप में भेदभाव देखने को मिलता था, अपार्थीड देखने को मिलता था। सो दैट इज व्हाई ही केम
1896, अब देखो जब इन्होंने वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी, इंडियन फ्रेंचाइजी बना दिया, अब भारत आएंगे, ही रिटर्न्स इंडिया। 1896, 1893 में गए हैं, अब भारत वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं, स्टार्ट्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, भारत के अंदर प्रोटेस्ट चालू करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने भारतीयों को, दैट आई वांट टू टीच माय इंडियंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी साउथ अफ्रीकन इंडियन कॉज। तो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस हैं उनको प्रोटेस्ट करवाना है या उनको मजबूत करना है, तो इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, सॉरी इंडियंस इन इंडिया शुड स्टार्ट हेल्पिंग दी साउथ अफ्रीकन इंडियंस। और यहां पे आप देखोगे ग्रीन पैम्फलेट, मतलब एक और डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं भारत में आके, राजकोट में। सो राजकोट में ही रिलीजेस इंडियन पैम्फलेट, एंड दिस इज इंडियन पैम्फलेट टेलिंग यू व्हाट, कि राजकोट के अंदर लोगों को जागरूक करते हैं। ही ट्राइज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम, सो ही इज एजुकेटिंग इंडियंस रिगार्डिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, गोज बैक। तो देखो उसी साल 1896 में आते हैं और 1896 में ही साउथ अफ्रीका भी निकल जाते हैं। आर यू गाइज विद मी? बताइए, कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आपको लेक्चर में मजा आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है? सो कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट, 1899। 1899 क्या है? 1899 में ही रिप्रेजेंटेड आईएनसी। देखो 1899 में बाहर बाहर से रिप्रेजेंट करा है, ऊपर ऊपर से, पीछे पीछे से, बट एक्चुअल जो रिप्रेजेंट करते हैं 1901 में, मतलब कांग्रेस सेशन में बैठते हैं एज अ मेंबर 1901 में। रिप्रेजेंट तो कर दिया है, बैठ तो गए हैं, बट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो पहली बार बैठ जाते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, कब? 1899। बट 1901 में देखिए, 1901 कम्स टू इंडिया इन द कांग्रेस सेशन। बट ये कांग्रेस सेशन क्यों आते हैं, उसके लिए भी आपको 1900 का समय जानना पड़ेगा कि 1900 में ऐसा क्या हुआ था कि 1901 में गांधी जी वापस आए। तो 1900 में सबसे पहले वो दादा भाई नारोजी को भेजते हैं। देखिए 1900 याद करिए, वो फेज है जब दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इज इन इंडिया, वो भारत के अंदर हैं और भारत के अंदर ही इज रिगार्डेड, रिवर्ड, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, सबके द्वारा इज्जत कराए जाते हैं, सब इज्जत करते हैं उनकी। तो वो गांधी जी चाहते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो भारतीयों की प्रॉब्लम है उसको कांग्रेस के सेशन में दादा भाई नारोजी उठाएं, परंतु दादा भाई नारोजी ने कहा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, यू आर द राइट पर्सन, यू शुड कम टू इंडिया एंड ब्रिंग दिस टॉपिक इनटू द आईएनसी। तो उन्होंने उनको मौका दिया एंड इन द नेक्स्ट ईयर आईएनसी में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट 1903, 1903 गांधी जी एक मैगजीन या किताब कह सकते हैं आप, और वो लेके आते हैं जिसे बोलते हैं इंडियन ओपिनियन। सो याद रखिएगा, टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 1904 एक और किताब पढ़ते हैं, किसकी? रस्किन की। रस्किन कौन थे? कंटेम्पररी, अगर आपसे पूछा जाए, Was Ruskin contemporary of गांधी जी? बिल्कुल, Ruskin was contemporary of गांधी जी। So he read Ruskin unto the last, उनकी किताब थी Ruskin unto the last। ठीक है, यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है कि Ruskin unto the last कौन पढ़ता था या किससे संबंधित है, तो गांधी जी से संबंधित है। फिर फिनिक्स सेटलमेंट, ये गांधी जी का सबसे पहला आश्रम भी माना जाता है। तो गांधी जी का फर्स्ट आश्रम और फर्स्ट सेटलमेंट, बट नॉट इन इंडिया, इट इज ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। तो अगर बोला जाए फर्स्ट, देखो यूपीएससी स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगा, बोलेगा फर्स्ट सेटलमेंट बताओ तो फिनिक्स, बोले फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट बनाओ तो साबरमती। ठीक है ना, सत्याग्रह या साबरमती जो भी है, बाद में उसका नाम साबरमती हो गया था। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा कि फिनिक्स सेटलमेंट इज इन डरबन, साउथ अफ्रीका के अंदर ये होता है। 1905 अपोज्ड द बंगाल पार्टीशन। मान लीजिए यूपीएससी आपको ये स्टेटमेंट दे देता है और बोलता है कि गांधी जी फेवर्ड बंगाल पार्टीशन, नहीं भाई, ही वॉज ऑल्सो अपोज्ड
Britishers, and he opposed Bengal partition because he knew that this Bengal partition is on the lines of communal disharmony. He knew that Britishers want to divide Indians into Hindu and Muslim religion based. That is why he was with the INC. Okay, next. 1906, he is in South Africa only. See, in South Africa he raises Indian Ambulance Corps. Now what are Indian Ambulance Corps? देखिए, एक ग्रुप है, एक लोगों का ग्रुप है, वॉलेंट्री ग्रुप बनाया गांधी जी ने, और उनको फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट की एक ट्रेनिंग दी। बिकॉज देखिए उस समय एक वॉर चल रहा था। अब वॉर क्या चल रहा है? सॉरी गाइज, मैं 1899 में आपको ये बताना भूल गया। तो सबसे पहले तो बोर वॉर आता है, तो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स तो 1899 में बोर वॉर से बना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम वो वाला पढ़ेंगे। तो अभी मेरे को एकदम ध्यान आया, बिकॉज इट इज बोर वॉर। बोर वॉर वाज द फर्स्ट वॉर। तो बोर वॉर कौन सा था? देखो यहीं पर उनको बोर मेडल भी मिलेगा इसी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जो वो 1920 में लौटा देंगे। सो बोर वॉर क्या है पर्टिकुलरली? एक्चुअल में ऑरेंज एस्टेट और साउथ अफ्रीका, ये दोनों जो नीचे के नेशंस हैं, ये लड़ाई कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो यहां पर एक लड़ाई चल रही थी, एक स्ट्रगल चल रहा था, और उसमें कई लोग घायल हो रहे थे। तो उस समय गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, जैसे एम्बुलेंस सर्विस होती है ऐसे एम्बुलेंस के कॉर्प्स को जन्म दिया, उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करी, उनको ट्रेनिंग सिखाया, और वहां पर वो लोग स्ट्रेचरर बियर्स की तरह काम करते थे। मतलब दे वर दी पीपल दोज हु यूज्ड टू हेल्प द ब्रिटिशर्स। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स बहुत खुश हुए गांधी जी से, और इतने अच्छे नोबल कॉज के लिए उनको बोर मेडल भी अवार्ड करा गया। लेट अस कम बैक अगेन। राइट, नेक्स्ट इज जुलू रिबेलियन। तो 1906 he raises 1906 he raises Indian Ambulance Corps again in Africa only, but this time the war was Zulu rebellion, and for his performance in the Zulu rebellion again he was awarded Zulu award. So one award is Boer award, Boer medal, again is Zulu medal, yeah, Zulu. Okay, this is very 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 important guys, very important, please ध्यान से देखिएगा, ये बहुत important point है। पहली बार पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं गांधी जी 1906 में। तो 1906 में पैसिव रेजिस्टेंस की बात होती है अफ्रीका में, भारत के अंदर नहीं होती है। भारत में आप जानते हैं कि गांधी जी के टूल्स क्या हैं? नॉन वायलेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, सत्याग्रह। बट ये सारी चीजें वहां से ही निकली हैं, वहां पे प्रैक्टिस करके आए थे, यहां पर तो अप्लाई करा है। देखो 1907 ही रोट 8 आर्टिकल्स, 8 आर्टिकल्स लिखे। कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे? यूपीएससी पूछ सकता है, गुजराती, फिर लास्ट में बाद में हिंदी में भी लिखे हैं। तो स्टार्टिंग हुई थी गुजराती से, 8 आर्टिकल लिखे हैं। 8 आर्टिकल किस पर लिखे हैं? एथिकल रिलीजन, रिलीजन कैसा होता है, एथिक्स इन द रिलीजन, उस पर 8 आर्टिकल्स लिखे हैं। नेक्स्ट 1908, दिस इज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, नोट इट डाउन। एडॉप्टेड फर्स्ट टाइम द वर्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह वर्ड भी फर्स्ट टाइम इन्होंने इसी समय एडॉप्ट किया है। एंड फॉर दिस, देखो ये सब अफ्रीका में हो रहा है। अफ्रीका की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए वहां की सरकार इनको जेल में डाल देती है। सो जेल भी हो गई है अब इन्हें। नेक्स्ट 1909, हिंद स्वराज। इट इज द बुक रिटन बाय गांधी जी, हिंद स्वराज 1909। बिकॉज एक बात याद रखना, जब जब जेल में होंगे तब तब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे गांधी जी, या तो फास्ट कर रहे होंगे, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे होंगे, किताब लिख रहे होंगे, कोई पैम्फलेट लिख रहे होंगे। बिकॉज दे, द लीडर्स एट दैट टाइम डू नॉट वांटेड, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर आपको पता होगा, जैसे मंडले प्रिजन में है कोई, तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उस समय, ठीक है। बिकॉज दे, बाय हार्ट एंड सोल दे वर ओनली फोकस्ड ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट 1910, सेकंड आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, सेकंड आश्रम, लियो टॉल्स्टॉय।
लियो टॉल्स्टॉय की किताब थी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी इस किताब से, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस। चलिए नेक्स्ट, 1913 कस्तूरबा गांधी ज्वाइंस द पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो ये जो पैसिव रेजिस्टेंस की मूवमेंट है इसको कस्तूरबा बाई ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट 1914 ही रेज्ड अगेन एम्बुलेंस कॉप्स और स्ट्रेचर बियरर कॉप्स इन लंदन। नेक्स्ट 1915 और यहां से भारत के अंदर एंट्री होती है। सो 1914 के अंत तक आते आते वो भारत आ जाते हैं। 1915 में स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में ही एंटर्स, तो भारत के अंदर एंट्री लेते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जीत विजय मिलती है और उसी विजय को वो यहां पर भी दिलाना चाहते हैं। सो देखिए 1915 में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका के अंदर कौन से दो सेटलमेंट से, तो फिनिक और टॉल्स्टॉय। भारत के अंदर सबसे पहला सेटलमेंट हुआ सत्याग्रह और इसका बाद में नाम पड़ा साबरमती। कमेंट सेक्शन में बताइएगा साबरमती आश्रम के आसपास कौन सी मॉन्यूमेंट या कौन सी हिस्टोरिक चीज है, या फिर हाल ही में क्या मोदी जी ने कोई चीज यहां पर बनवाई है। तो साबरमती आश्रम के आसपास क्या है तो बताओ। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट सोच समझ के बताइए। इट्स नॉट अ मॉन्यूमेंट पर्टिकुलरली, बट ये इज अ वेरी गुड थिंग, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, ठीक है, भारत के द्वारा क्रिएट करा गया है। 1915 से 1916 भारत दर्शन। सो आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, आप भी भारत दर्शन करेंगे। एंड सिमिलरली गांधी जी ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से पहले सबसे पहले भारत दर्शन से शुरुआत करते हैं। सो भारत दर्शन स्टार्ट होता है 1917 से 1918। फिर आप देखोगे भारत दर्शन करने के बाद, लोगों की समस्या को समझने के बाद, व्हेन ही अंडरस्टूड द रियलिटीज एंड द ग्राउंड रियलिटीज, निटी-ग्रिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन, ही स्टार्टेड working for the common man, and it was Rajkumar Shukla when he requested Gandhi ji. It was in Champaran, Bihar. First time he went and first time he actually was involved into any ground root level problem. तो पहली बार जो वो जाते हैं और पहली बार चंपारण में इनको विजय मिलती है, पहली बार अहमदाबाद और खेड़ा। तो देखिए अहमदाबाद और खेड़ा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, विच इज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। इनमें से अहमदाबाद और खेड़ा में से कौन सी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट है, चलो बताओ। और बताइए कमेंट सेक्शन में, विच वन इज द फर्स्ट जहां पर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी थी। आएगा, यूपीएससी पूछ सकता है ये सब। तो पहली बार गांधी जी ने कौन सी भारत के अंदर मूवमेंट में, या चंपारण ए से अहमदाबाद है, के से खेड़ा है, तो कहां पर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था, कहां पर पहली बार सत्याग्रह यूज किया, बताइए। चलिए 1919 फेब्रवरी, 1919 फेब्रवरी सत्याग्रह प्लेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेब्रवरी में सत्याग्रह प्लेज बोलते हैं और अप्रैल में ऑल इंडिया सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं ऑल इंडिया सत्याग्रह होना चाहिए। अब ये देखो ऑल इंडिया सत्याग्रह किस प्रोसेस के लिए करा जा रहा है, ये सब कुछ सत्याग्रह और ऑल इंडिया सत्याग्रह, इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए ना, काला कानून। रॉलेट एक्ट, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हो, याद करो रॉलेट एक्ट। तो उसी के खिलाफ तो ऑल इंडिया सत्याग्रह लाने की बात हो रही थी, और ऑल इंडिया सत्याग्रह में जैसे वो बोले उनको अरेस्ट कर दिया गया है। अरेस्ट करके बोला आज के बाद आप पंजाब में एंटर नहीं करोगे, तो उसी ही शर्त पे छोड़ा गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है खिचलू ब्रदर्स, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा खिचलू ब्रदर्स के साथ क्या हुआ। बट ऑब्वियसली द ट्रेजेडी हैपेंड ऑन 13th of April, जलियांवाला बाग, ये आपको पता ही है। जनरल डायर ऑर्डर कर दिया एंड जलियांवाला बाग हैपेंड। नेक्स्ट 14 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सब प्रीलिम्स रेलिवेंट है। ही
went to Nadiad. Nadiad is in Gujarat. He went to Gujarat. और गुजरात में जाते हैं 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को क्या बोलते हैं, हिमालयन मिसकैलकुलेशन हो गई मेरे से, हिमालयन मिसकैलकुलेशन, द वर्ड इज हिमालयन मिसकैलकुलेशन। और अगर आपसे यूपीएससी पूछता है गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला था, हिमालयन मिसकैलकुलेशन हो गई मुझसे, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था हिमालयन मिसकैलकुलेशन बिकॉज ऑफ वन पॉइंट, बिकॉज नाडियाड गुजरात में जब ये सत्याग्रह हुआ था तो नाडियाड के लोग या वहां के जो पब्लिक थी कई ज्यादा एक तरीके से वायलेंस पे उतर आई थी, सत्याग्रह नहीं समझ पाई थी, उनका सत्याग्रह अलग है, हमारा लड़ाई अलग है, तो वहां के लोग सत्याग्रह को लड़ाई समझ बैठे, थोड़ा सा वायलेंस इरप्ट हुआ था, तो उसी समय गांधी जी ने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी एक भूल हो गई, हिमालयन मिसकैलकुलेशन, मैं समझ नहीं पाया कि लोग तैयार ही नहीं है, एंड हेंस उसके बाद वो बाहर निकलते हैं एंड ही एज्यूम्स नवजीवन एडिटरशिप। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, नवजीवन एडिटरशिप, क्या नवजीवन गांधी जी ने ही बनाई है? बताओ, क्वेश्चन है आपका यूपीएससी से। गांधी जी इज एसोसिएटेड विद नवजीवन, ट्रू, मैं खुद बोल रहा हूं गांधी जी इज एसोसिएटेड विद नवजीवन, बट अगर मैं आपसे बोलता हूं गांधी जी फॉर्म्ड नवजीवन, यस और नो बताइए फटाफट। ओके नेक्स्ट, ही एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ यंग इंडिया, तो देखो ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, नवजीवन, इन सब से एसोसिएटेड रहे हैं गांधी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नवंबर, और ये देखो 1919 ही चल रहा है अभी, 1919 नवंबर, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, और आप ये बात जानते होंगे मोहम्मद अली, शौकत अली, द अली ब्रदर्स, खिलाफत इशू चल रहा था, ऑटोमन एम्पायर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सब कनेक्ट करो दिमाग में, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर वाज लूजिंग एंड द ब्रिटिशर्स वर टेलिंग, क्या बोल रहे थे 1918 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, कि ऑटोमन एम्पायर द कैलिफेट हम उसको हटा देंगे, बट द कैलिफेट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पोजीशन, इट वाज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो फिर क्या होता आप बताइए, प्रोटेस्ट, तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम देखने को मिला हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखो कई सारे इंस्टेंसेस मिले हैं वैसे तो प्रीवियस, अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं, जैसे 1916 अगर आपसे बोला जाए लखनऊ, राइट, लखनऊ पैक्ट, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, तभी तो याद करो बोला था सरोजनी नायडू ने किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को, क्या एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो उन्हीं की वजह से वो दोनों जुड़े थे। और लखनऊ पैक्ट में तो आपको ये भी पता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी जुड़ गए थे एनी बेसेंट और तिलक की मदद से। खैर, नवंबर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, क्यों? गांधी जी को लगा खिलाफत इशू भी चली रहा है और मैं अपना सत्याग्रह भी करना ही चाहता हूं चालू, और जलियांवाला बाग जैसी बड़ी गलती कर चुका है ब्रिटिशर, तो सोचा दोनों को एक साथ कंबाइंड कर लो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर लो, एंड इट वाज देन गांधी जी प्रिसाइडेड, याद रखिएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, इट वाज गांधी जी। नेक्स्ट 1920 कोलकाता, आई वॉज टेलिंग यू इन द कोलकाता सेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड, तो पहली गांधी जी की ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह, अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह, याद रखिएगा ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह, इट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया, फर्स्ट सत्याग्रह नहीं है, फर्स्ट सत्याग्रह तो आप बताओ। नेक्स्ट, कोलकाता में लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट। अब आ जाइए दिसंबर, देखो हर साल कांग्रेस का 2 सेशन नहीं होते, हर साल एक ही सेशन होता है, कुछ साल स्पेशल सेशन होता है, तो स्पेशल ओकेजन्स पर स्पेशल सेशन हुआ, तो एक स्पेशल सेशन कब हुआ? कोलकाता में, बट अगले साल मतलब उसी साल दिसंबर में नॉर्मल सेशन हुआ, और नॉर्मल सेशन हुआ नागपुर में। चलिए बताइए, यहां पर आपका फिर से एक प्रीलिम्स का सवाल, देखिए मैं आपको जान करके ये क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको आंसर समझ में आएंगे, एक दूसरे का व्यक्तित्व समझ में आएगा, भाव समझ में आएगा, प्लस आपको यह भी समझ में आएगा कि कौन क्या आंसर दे रहा है। तो इस बात से, और अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च करेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग पे फोकस करिए, पैसिव लर्निंग पे फोकस करके कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, इसी कांग्रेस के नागपुर सेशन में आपको देखने को मिलेगा स्वराज ऑब्जेक्टिव पास करा दिया था आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उससे स्वराज एज अ कंसेप्ट पास करा दिया गांधी जी ने।
और ये याद रखना, इसी कांग्रेस सेशन के बाद जिन्ना जी भैया अलग हो गए थे। जिन्ना जी काफी अच्छे व्यक्ति थे, क्या थे तो कब तक, 1920 तक। तो 1920 तक सही व्यक्ति थे, आईएनसी के साथ थे, ढंग का काम चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। बट 1920 के बाद क्या ही हुआ, बाहर निकल गए। तो 1920 से ही याद रखना, नागपुर के कांग्रेस सेशन से वो अलग हुए, और उसके बाद तो आपको पता है उनकी वजह से आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। खैर 1921, 1921, अभी 1921 क्या है देखिए, 1921 में गांधी जी ने 1 करोड़ पीपल को बोला, ये टारगेट रखा कि मैं कांग्रेस से इनको ज्वाइन कराऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक रेज अराउंड 1 करोड़ पीपल्स, ठीक है, 1 करोड़ पीपल करीबन करीबन यहां पे ज्वाइन करें। नेक्स्ट, तिलक फंड बनाया। अब क्या बात है, 1920। देखिए वैसे तो बोला जाता है गांधी जी और तिलक की नहीं बनती थी, बिकॉज गांधी जी आइडियोलॉजी इज बेस्ड अपॉन नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रुथ, पैसिव रेजिस्टेंस, वेर एज तिलक, लाल बाल पाल, याद करो, एक्सट्रीमिस्ट, हाईली एक्सट्रीमिस्ट, लड़ाई पर उतर आते थे। तो तिलक अप्रोच वॉज डिफरेंट, गांधी जी अप्रोच वॉज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल दे हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। गांधी जी भी इसकी इज्जत करते थे कि तिलक की जो सोच है वो बहुत अच्छी है, वो भी देश के लिए ही लड़ रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। और सेम कांग्रेस में जो तिलक हैं वो भी गांधी जी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे की इज्जत करते थे। कई पैरामीटर्स पे कॉमन सिमिलैरिटीज भी हैं, मेंस में आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। बट खैर, तिलक की डेथ हो जाती है 1920। अब देखिए तिलक की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड, कितना, 1 करोड़, यूपीएससी 10 करोड़ 100 करोड़ बना देगा, 1 करोड़ रुपए का फंड इस्टेब्लिश करा जाता है बाय दी गांधी जी, ठीक है, रेस करते हैं। देखो यहां पर 20,000 चरखा इस्टेब्लिश करे गए हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। नेक्स्ट, 22nd September 1921, very very important date in the history of Gandhi ji. 22nd September 1921 he changed his entire attire, क्योंकि उससे पहले वो सूट वूट वाले बाबू थे, सूट वूट पहनते थे, कोट वोट पहनते थे, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, राइट, एडवोकेट। तो वो कपड़े पहनते थे। बट याद रखिएगा, मदुराई से आ रहे थे ट्रेन में, और मदुराई से जब वो ट्रेन में आ रहे थे तो एक व्यक्ति को उन्होंने देखा धोती और शॉल पहने हुए, और उसके बाद से उन्होंने अपनी जिंदगी में अटायर चेंज कर लिया। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये सेम पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, 1922 5 फेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही स्टॉप्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो 5 फरवरी, तो ये रोक देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्यों रोक देते हैं ये आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इस इवेंट के बाद, ये इंसिडेंट मैं नहीं बता रहा हूं, बट आपको ये बात पता है कि वहां पे आग लग जाती, आग मतलब एक आग लगा दिए जाते हैं, पुलिसमैन को मार दिया जाता है, पब्लिक वायलेंट कर देती है। तो और सेम गांधी जी को फील होता है कि अभी पब्लिक रेडी नहीं है, उनको रोकना चाहिए। मार्च, उनको जेल में डाल दिया जाता है, यह सोच करके कि शायद उन्हीं के कहने पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भड़का। और ये बात तो आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स इस बात से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि एक बात याद रखना, आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डर चुके थे, जेल में डाल दिया। 1924, 21 दिन का फास्ट रखा उन्होंने, 21 डेज। देखो गांधी जी जेल में जाएंगे, फास्ट रखेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे। गांधी जी का सबसे बड़ा टूल भी फास्ट था। खैर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए रखा था ये फास्ट, तो कुछ फास्ट आपको पता होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, 1924 के ही दिसंबर सेशन में पहली बार, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, गांधी जी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो पहली बार और आखिरी बार गांधी जी प्रेसिडेंट रहे और बने आईएनसी के। नेक्स्ट, 1925 ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन एस्टैब्लिश करते हैं गांधी जी। उसी साल ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, माई स्टोरी या माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये एक
अपनी ऑटोबायोपिक लिखते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा 1928 डोमिनियन स्टेटस। याद करो 1928 डोमिनियन स्टेटस। अब ये क्या कहानी थी, जल्दी से मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूं। 1927 साइमन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट, 1928 साइमन कमीशन भारत आता है। इन 1928 व्हेन द साइमन कमीशन एंटर्स इनटू इंडिया, उसी समय protest चालू हुआ। and when Simon Commission was asked why Indians were not included in any committee, not a single member is there, then they replied because Indians are not deserving, they do not have the capability and ability to create such laws and frame such laws for their own. Then it was very shameful for the Indians, and certain Indians took up the cause such as Motilal Nehru. सो मोतीलाल नेहरू को यह बात समझ में आ गई कि ये बेइज्जती हम नहीं सह सकते, एंड वी वांट टू गिव दी रिप्लाई। सो उन्होंने बोला आई टेक अप द चैलेंज एंड आई विल क्रिएट अ रिपोर्ट, आई विल क्रिएट अ लॉ, आई विल टेल यू हाउ टू गाइड इंडिया इन द नियर फ्यूचर। एंड देन इट वाज देन द मोतीलाल नेहरू केम अप विद इट्स ओन रिपोर्ट। बट एक बात याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और उनके खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू में नहीं बनी। दैट वाज मोतीलाल नेहरू वाज सेइंग डोमिनियन स्टेटस। जवाहरलाल नेहरू इन 1928 ओनली वाज सेइंग क्या, पूर्ण स्वराज। बट व्हाट हैपेंड, इट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी। गांधी जी 1928 में क्या बोलते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस को, सॉरी मैं ब्रिटिशर्स को, आई एम गिविंग ब्रिटिशर्स 1 कंप्लीट ईयर टू फुलफिल मोतीलाल नेहरूज रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को फुलफिल कर दिया जाए। ये कब बोला, 1928। 1928 के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1928 के आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। तो 1928 में आईएनसी में ये ऐसा बोलते हैं, करेक्ट। सो इट इज लाइक डोमिनियन स्टेटस, इसकी डिमांड करी जाती है। बट गांधी जी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू चुप रहते हैं और जवाहरलाल नेहरू अगले साल तक वेट करते हैं। बट व्हेन 1 ईयर elapsed, उसके बाद क्या हुआ, 1929, एंड इस बार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी 1929 में, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद जवाहरलाल नेहरू बने। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास कराया और क्या बोला, लाहौर रेजोल्यूशन। इसको आप जानते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है जी, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा लिया। यूपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कराया। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब था, दिसंबर में। दिसंबर में आपको पता ही है मीटिंग हुई, बट सारे लोगों को बुलाना था ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि ये देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंस कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, बहुत चीजों के लिए हम लड़ रहे थे, भारत के लिए बहुत ही प्राइड की बात थी। तो उस समय कुछ दिनों का वेट करना पड़ा और 26 जनवरी 1930 एक डेट बनाई गई, बोला कि यहां पर सब आएंगे, रावी नदी के तट पर पहली बार आजाद हिंद का झंडा लहराया गया। सो यहां पर यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट 1930 फरवरी, अब देखो आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, तो क्या करना है, आजादी दिलानी है। कैसी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1930 फरवरी में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। गांधी जी ने बोल दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, अगर आपसे मेरे को बताओ, यूपीएससी पूछता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से कांग्रेस के सेशन में पास हुआ, कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस बताऊंगा, उनको पढ़ भी लीजिएगा। खैर 12 मार्च दांडी मार्च की स्थापना हुई, मतलब स्टार्टिंग हुई, यहां से उद्गम हुआ दांडी मार्च। और 6 अप्रैल सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना भी जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सॉल्ट के नियमों को तोड़ा गया था, यह आपको पता है। खैर आगे बात करते हैं। मई में सबको अरेस्ट कर लिया गया। देखो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक एक पूरी की पूरी यात्रा निकली, जिसमें हजारों करोड़ों लोग गांधी जी के साथ जुड़े, और उसके बाद मई तक आते आते उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब मई में जब उनको अरेस्ट करा गया, तो सिर्फ उनको नहीं करा गया, करीबन करीबन बोला जाता है 1 लाख कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट करा गया था। सब जेल में है। तो देखो अगर सब जेल में है तो 1930 का आईएनसी का सेशन गायब होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। 1930 दिसंबर आईएनसी का सेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारे तो जेल में हैं, तो कौन ही सेशन में बैठेगा। तो याद रखना 1930 के सेशन गायब होता है आईएनसी का। खैर एक चीज और याद करो, 1930, 1931 और 1932 ये वो समय है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अगर आपको याद है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी,
ब्रिटेन में जाना था, लंदन में जाना था और डिसाइड करना था कि भारत में क्या होने वाला है। अलग अलग पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही थी। तो 1930 में क्या कोई जा पाएगा आईएनसी से? अरे कैसे जा पाएगा, सारे तो जेल में बैठे हैं, एवरीबडी इज इन जेल, तो कोई जा ही नहीं पाएगा ना 1930 में। इसलिए 1930 में आईएनसी डिड नॉट रिप्रेजेंटेड क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। बट उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1931, देखो आईएनसी नहीं आ पाया 1930 में, एंड इट वाज वेरी मच फिक्स्ड कि भाई ऐसा है, बोल दिया गया वॉइस रॉय इरविन को कि कुछ भी करके गांधी जी को लेके आओ, मतलब आईएनसी का रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट आईएनसी, बिकॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया वाज आईएनसी दैट टाइम। मुस्लिम लीग गए, बी आर अंबेडकर गए, तेज बहादुर सप्रू गए, सब गए, बट भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो नहीं गई, तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई। तो यहां पर बोला गया 1931 में किसी भी तरीके से लाओ। तो इरविन ने गांधी के साथ डील स्टार्ट करी, और उसी को आप बोलते हो लॉर्ड, नहीं लिखेंगे हम इनके बारे में, है ना, गांधी इरविन। अरे मैं लॉर्ड इरविन लिखने वाला था, लॉर्ड नहीं बोलेंगे भाई, ऐसा है लॉर्ड तो नहीं है ये, ठीक है ना, तो लॉर्ड शब्द ही काट देंगे हम। खैर, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट में, और यहीं पे आपको बोला भी जाता है कि गांधी जी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही, या जो गांधी जी पर एक ब्लैक स्पॉट है, कि इस डिमांड में 11 डिमांड्स में गांधी जी चाहते तो शायद भगत सिंह की भी डिमांड रख सकते थे। खैर, ये कंफ्लिक्ट का मुद्दा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। खैर, प्रीलिम स्पेसिफिक नहीं है। खैर, तो देखो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और 1931 में ही इस गांधी इरविन पैक्ट की 2 शर्तें थी। 2 शर्तें क्या थी? गांधी जी ने 11 शर्तें मनवाई, अपनी 11 शर्तें मनवाई, बदले में 2 शर्तें गांधी जी को भी माननी थी। तो गांधी जी से क्या 2 शर्तें रखी थी इरविन ने? पहली शर्त, द फर्स्ट thing that Irwin wanted from Gandhi ji was civil disobedience movement should be discontinued, which Gandhi ji did. Second biggest thing that he wanted was to represent in RTC second, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड। गांधी जी को बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में भी आप बैठोगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा, एंड हेंस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। सो याद रखना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं गांधी जी, इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं, आईएनसी से रिप्रेजेंट, नॉट इंडिया, आईएनसी से रिप्रेजेंट करते हैं गांधी जी। बट वहां पर जाते हैं तो बहसबाजी हो जाती है उनके और अंबेडकर जी के बीच में, और वो आप जानते ही हैं किस बात पर, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। डिप्रेस क्लासेस को भी अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो गांधी जी का कहना था वो जिंदगी भर डिप्रेस्ड ही रहेंगे, सप्रेस्ड ही रहेंगे, हेंस उनको अलग से ट्रीट नहीं करा जाएगा, और उसी के खिलाफ एक जंग चालू हुई। तो देखिए 1932 सितंबर 20, क्योंकि अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर हमेशा से डिप्रेस क्लासेस, दलित लोगों की बातों को उठाने वाले थे। गांधी जी कहते थे अगर दलितों को आपने अलग से प्रोविजन दे दिया तो वो जिंदगी भर दलित रहेंगे, क्योंकि उनको रिजर्वेशन दे दिया गया है। और इसी बात पर बहस छिड़ी। इस बात पर बहस को मनवाने के लिए सितंबर 20 में गांधी जी ने बोल दिया फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अनशन पे बैठा हूं जब तक अंबेडकर जी ये ना बोल दें कि मैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लूंगा। Ambedkar was also very rigid. He was not going to be flexible because it was a very historic moment for his community also. But वहां पर आपको देखने को मिलेगा झुके, है ना, झुकाने वाला होना चाहिए, तो गांधी जी ने उनको झुकाया और पूना पैक्ट साइन हुआ। अगला सवाल यूपीएससी आपसे पूछेगा पूना पैक्ट किसके साथ साइन हुआ? तो याद रखिएगा पूना पैक्ट गांधी जी के साथ नहीं साइन हुआ, इट वॉज मदन मोहन मालवीय एंड अंबेडकर, क्योंकि गांधी जी तो फास्ट में थे और बीमार हो चुके थे, जेल में थे, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच का एक सिग्नेचर होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी मदन मोहन मालवीय ये काम करते हैं। नेक्स्ट 1932 में वो एक चीज बनाते हैं, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 1933 देखो पूना पैक्ट में गांधी जी ने क्या बोल दिया कि तुमने मेरी बात मान ली। ही टोल्ड अंबेडकर दैट यू रिस्पेक्टेड मी एंड साइंड पूना पैक्ट, आई एम थैंकफुल फॉर यू एंड आई प्रॉमिस टू यू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 1932 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द पूना पैक्ट ऑनवर्ड्स, I and my life will be dedicated to the Harijan Samaj, to the lower caste people, to the Dalit people, to the those people, depressed people. I will try to and make my whole life for the upliftment.
माई लाइफ कॉज इज नाउ फॉर देम। एंड उसी के बाद आप देखो फिर क्या स्टार्ट होगा, हरिजन सेवक संघ, द हरिजन पीरियोडिकल, उनके लिए ही हरिजन। अब ये भी आ गया, देखो यंग इंडिया आ गया, नवजीवन आ गया, ये आ गया, याद रखना, इंडियन ओपिनियन आ गया, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, जुलाई में साबरमती छोड़ दिया उन्होंने, याद रखिएगा। 1934 अनाउंस्ड एंड रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, अब ये इनएक्टिव रहूंगा बस, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, चले गए। विलेज अपलिफ्टमेंट, बेसिक एजुकेशन, हरिजन समाज के लिए काम करने लग गए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। नेक्स्ट 1936 सेवाग्राम आश्रम, तो देखो कहीं तो रहेंगे, 1934 में अगर छोड़ेंगे तो कहां गए, सेवाग्राम आश्रम। 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह को बोलते हैं, देखो 1943 ही स्टार्ट्स एंड ही टेल्स इंडिविजुअल सत्याग्रह करो, क्यों, क्योंकि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी अगेन सपोर्टेड। अच्छा सवाल आ जाए आपसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या गांधी जी ने सपोर्ट किया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कहना हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गांधी जी सपोर्टेड हुम, ब्रिटिशर्स। उस समय क्यों सपोर्ट किया था सारे लोगों ने, मुस्लिम लीग ने भी किया था, आगे भी किया था, पीछे भी किया था, क्यों, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि 1919 में जब खत्म हो जाएगा तो हमें आजादी दे देंगे, खैर उन्होंने नहीं दी। अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों सपोर्ट किया था, बिकॉज गांधी जी ने कहा देखो ऐसा है भाई, इनको सपोर्ट कर दो, बिकॉज ये जो दुश्मन है 200 साल पुराना है, एटलीस्ट वी नो हिम। जापान अगर आ गया हमारे पास कल को, बिकॉज जापान वॉज अगेंस्ट, फाइटिंग अगेंस्ट यूके, आपको पता होगा सेंट्रल पावर्स, एक्सिस एंड एलाइड, राइट, तो एक्सिस पावर का पोर्शन था वो। तो यहां पर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि एलाइड और एक्सिस में क्या क्या करना है। तो देखो जापान में यहां पर बोला गया कि गांधी जी ने बोला ऐसा ना हो जापान हम पर कब्जा कर ले, उससे बेटर तो ब्रिटिशर्स ही हैं, तो सपोर्ट करो, तो दोनों में सपोर्ट किया, और बोला कि इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू करो, क्योंकि मैसिव मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार अपने वीक पॉइंट पर है, और अपने वीक पॉइंट पर कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं मारना चाहिए, ऐसी गांधी जी की आइडियोलॉजी है। सो ही स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, सेकंड कौन था, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे और सेकंड सत्याग्रह कौन थे। तो फर्स्ट थे आचार्य विनोबा भावे, सेकंड वो जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट 1942 मार्च, क्रिप्स मिशन, मार्च में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, ये वाला एरा आ जाता है जहां पर वो अलग अलग प्रपोजल्स लेके आते हैं। तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत हो जाती है 1942 में, और क्रिप्स मिशन जब आता है तो गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी उसकी बेइज्जती करके बोल देते हैं भाई इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि वो चेक है जिसकी अवधि खत्म हो चुकी है अब। Because in 1929 Lahore session we told that it is पूर्ण स्वराज, nothing less than complete independence, याद रखिएगा। और देखो 8 अगस्त ग्वालियर टैंक से, 8 अगस्त ग्वालियर टैंक बॉम्बे से गांधी जी क्या बोल देते हैं, डू और डाई, करो या मरो, ये वाली स्थिति आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 1946 he also talks with the cabinet mission, कैबिनेट मिशन के साथ भी बात करते हैं, बट he was against partition, याद रखिएगा ये पार्टीशन के कभी भी साथ नहीं थे, he was against partition। इनिशियली तो पटेल भी पार्टीशन के खिलाफ थे, नेहरू भी खिलाफ थे, बट इंडिविजुअली धीरे धीरे नेहरू ने भी हां बोल दी, पटेल ने भी हां बोल दी, बट गांधी जी इन द एंड आल्सो ही वाज वेरी मच अगेंस्ट द पार्टीशन। और देखो जिस दिन पार्टीशन हो रहा था उस दिन भी इन्होंने व्रत रखा था, किस लिए, जो रायट्स हो रहे थे पार्टीशन से पहले। सो ही वाज वेरी मच टेंस्ड। 1948 कुछ महीनों पहले ही वो लिखते हैं कांग्रेस पोजीशन, एक डॉक्यूमेंट, तो एक डॉक्यूमेंट लिख के जाते हैं 1948 में, द कांग्रेस पोजीशन। क्या थी कांग्रेस की पोजीशन वो बताते हैं, और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ये था टाइम पीरियड। यहां से आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने को भी मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मिले होंगे, कुछ कहीं ना कहीं आपको यह भी पता चला होगा किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्रोनोलॉजी भी मिल गई है, तो क्वेश्चंस निकलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। खैर अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन। देखिए बहुत कुछ तो मैं कवर नहीं करा सकता हूं आपको आज ही आज में, ठीक है,
बट अगर आपको ऐसी सीरीज और चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी सीरीज और चाहिए कि नहीं चाहिए। बट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस मैं आपको एक बार बता देता हूं। इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस में सबसे पहला लिखिए 1885। 1885 का जो आईएनसी का सेशन है, तो देखो आपको यह पता होना चाहिए कहां पर था, बॉम्बे। और आपको पता ही है डब्ल्यूसी बनर्जी, राइट। डब्ल्यूसी बनर्जी कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स। सो 72 लोगों ने अटेंड करा था, ये 72 डेलीगेट्स। और यहीं से आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट 1888, बताओ 1888 की क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, जॉर्ज यूली। जॉर्ज यूली फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। कहां पर हुई थी मीटिंग? इलाहाबाद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बस बाकी तो आपको रटने ही हैं, बाकी तो पता ही होने चाहिए। 1889 विलियम वेडरबर्न प्रेसिडेंट। 1889 गाइस, विलियम वेडरबर्न। लिखिए बॉम्बे। कहां पर हुई थी मीटिंग? बॉम्बे के अंदर। लिखिए नेक्स्ट 1896 रहमतुल्लाह खान। रहमतुल्लाह नॉट खान, सॉरी, रहमतुल्लाह सैयारी, एम सैयारी। एक बार चेक कर लीजिएगा, रहमतुल्लाह ही थे 1896 रहमतुल्लाह। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रहमतुल्लाह के साथ, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संग हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। फर्स्ट टाइम क्या संग हुआ था? वंदे मातरम। एक बार नाम चेक कर लीजिएगा, रहमतुल्लाह तो मेरे को याद है, एम सयानी ही है। ठीक है, सो रहमतुल्लाह ही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1896 फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वॉज संग्ड। तो वंदे मातरम उस समय गाया गया था पहली बार। लिखिए नेक्स्ट 1901। 1901 डीई वॉचा। डीई वॉचा कोलकाता। और यहां पर फर्स्ट टाइम गांधी जी, याद करिए मैंने आपको बताया भी है, गांधी जी में हमने पढ़ा भी है, फर्स्ट टाइम गांधी जी यहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं आईएनसी में। और इनडायरेक्टली कहां पर करते हैं? 1899, है ना। चलिए 1905 गोखले, बनारस, स्वदेशी मूवमेंट। तो यहां पर क्या हुआ था? स्वदेशी। स्वदेशी की बात यहां पर सबसे पहली बार करी गई है। लिखिए 1906 दादा भाई नारोजी। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। 1906 दादा भाई नारोजी, कोलकाता। स्वराज, मैंने आपको बताया था, जो इसकी मीनिंग गोखले जी ने चेंज कर दी थी। स्वराज प्लस बॉयकॉट, स्वराज प्लस बॉयकॉट प्लस स्वदेशी, ये सब कुछ यहां पर चला है। ठीक है, तो पुराने वाले भी थे, प्लस स्वराज भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 1907 1907 राज बिहारी घोष। नॉट बोस। देखो अगर आपसे बोला जाए रास बिहारी बोस कौन थे, तो वो तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। और यही थे रास बिहारी बोस जिसको आईएनए जो ये बनाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी मतलब
ये वहां पर बनाएंगे और सौंपेंगे जापान में, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो यही थे वो घोष, सॉरी वो बोस हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के साथ जो रेवोल्यूशनरी थे वो भी कौन थे? बोस, राज बिहारी बोस। बट राज बिहारी घोष कौन है? राज बिहारी घोष आईएनसी के लीडर थे। कहां पर हुई थी मीटिंग? सूरत, इसलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। तो सूरत में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1911, 1911 का सेशन, 1911 का सेशन पंडित बीएन धर, इनकी अध्यक्षता में हुआ था, पंडित बीएन धर। और पंडित बीएन धर कहां पर हुआ था? कोलकाता। बट ये क्यों फेमस है? फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम आईएनसी के सेशन में बजा था, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम यहां पर बजा था। नेक्स्ट 1916 लखनऊ पैक्ट, 1916 लखनऊ पैक्ट, अंबिका एसी मजुमदार, एसी मजुमदार कहां पर हुआ था? लखनऊ, तभी तो इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं 1916 का, ठीक है जी। चलिए 1917 1917 एनी बेसेंट, कोलकाता। यहां पर क्या है? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट विमेन है, फर्स्ट इंडियन विमेन नहीं है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन वुमेन अलग हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बेलगाम सेशन, देखो गांधी जी का 1924, ये है, देखो ये जहां पर गांधी जी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बने थे, ये कहां पर था? बेलगाम, बेलगाम सेशन ऑफ आईएनसी 1924। ठीक है जी। चलिए 1941 से 45 लिख लो, नो सेशन, ठीक है। ऐसी 1930 पे भी कोई सेशन नहीं था, और इस समय क्यों नहीं सेशन था कमेंट बॉक्स में बताना। 1941 से 1945 तक कोई सेशन क्यों नहीं हुआ था। अच्छा लास्ट वाला लिख लो, 1948 पट्टाभाई सीतारामैया, पट्टाभाई सीतारामैया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं 1938 वाला सेशन, इसको क्या बोलते हैं? हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन में कौन था? सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट। चलो मुझे एक और चीज कमेंट सेक्शन में बताओ, नेशनल प्लानिंग कमिटी कब आई? टाइम पीरियड बताना नेशनल प्लानिंग कमिटी का, इसके प्रेसिडेंट कौन थे वो बताना। आईएनसी का नहीं पूछ रहा हूं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का पूछ रहा हूं, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। चलिए 1939 सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी, परंतु गांधी जी के कहने पे उन्होंने छोड़ दिया, है ना। फिर 1940 में जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, बट 1939 में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे सुभाष चंद्र बोस। बट गांधी जी चाहते थे, बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट पर्टिकुलरली, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा। लिख लीजिए त्रिपुरी सेशन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रिप्लेस करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। खैर देखिए ऐसे तो कई सारे सेशन हैं, सारे ही हैं, बस मैंने आपकी मदद करने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए आपको चीजें बता दी हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल हम लोग मिलते हैं एनवायरमेंट इन इकोलॉजी के साथ, और
कल सेम टाइम पे मिलेंगे हम लोग 11 से 1 बजे के बीच में, लाइव मिलेंगे और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप मॉडर्न हिस्ट्री काम आया होगा, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपका रिवाइज हुआ होगा, और कोशिश मेरी बस यही थी कि आपको मैं एक तरीका समझा सकूं किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, कुछ क्वेश्चंस दिखा सकूं और कुछ पर्सनालिटीज करा सकूं। और गांधी जी कराने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था, गांधी जी के साथ साथ आप 1916 से लेकर के 1947 तक काफी सारी चीजें कवर कर जाते हैं। आई होप आप लोग अपने रिवीजन मोड में अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा देखिए। अब ये वो टाइम पीरियड है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करिए, नया मत पढ़िए, पुराना ही पढ़िए, और स्टे काम, आराम से, टेंशन नहीं लीजिए। अब जो पढ़ना था, जैसा पढ़ना था, वो पढ़ाई हो चुकी है, समय चला गया है, तो अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, कामनेस में पेपर अच्छा निकलेगा। सी यू टुमारो विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। Till then, thank you so much.